हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मगध का उत्कर्ष। ठीक है। इससे पहले हम लोग महाजनपद काल तक को निपटा चुके हैं और ये उसी कालखंडों का हिस्सा है। तो लगभग जो आप 600 से 300 का कालखंड देखते हैं, 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक का जो कालखंड आपको मिलता है, 600 से 300 बीसी। ठीक है। इस कालखंडों में आपको 3-4 टॉपिक पढ़ने थे। एक टॉपिक था आपका महाजनपद काल, महाजनपद। ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका इसी में मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। तीसरा टॉपिक है आपका धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन में आपको 2 टॉपिक देखने को मिल जाता है। कौन कौन सा? एक आपका बौद्ध धर्म, दूसरा होगा जैन धर्म। तो वो, और फोर्थ हो गया आपका भारत पर ईरानी व यूनानी आक्रमण, भारत पर ईरानी व यूनानी आक्रमण, ईरानी व यूनानी आक्रमण। तो इस तरीके से आपको इसमें 4 टॉपिक देखने को मिल जाता है इस कालखंडों में। कौन से? 600 से 300 बीसी वाले कालखंडों में। ठीक है। अब इसी में हम ये वाला टॉपिक तो कर चुके हैं, ये वाला बच गया हमारा मगध का उत्कर्ष। उसका धार्मिक आंदोलन करेंगे, उसका ये भारत पर ईरानी व यूनानी आक्रमण करेंगे। तो अभी देख लेते हैं हम लोग मगध का उत्कर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका हो गया मगध का उत्कर्ष। इसमें कुछ लाइन यहाँ पे लिखा हो। बेसिकली ये मेंस के या फिर आप समझने के दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि जितने भी महाजनपद होते हैं, लगभग 16 महाजनपद आपको मिलता चर्चा भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, जिसके बारे में आप पहले जान चुके हैं। बात यह है कि वो उनमें से मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, बाकी और भी महाजनपद थे उनका उत्कर्ष उतना क्यों नहीं हुआ पाया। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बाकी जनपद भी हैं लेकिन उसका उतना आपको वर्चस्व नहीं दिखेगा। ठीक है। जिस तरीके से वर्चस्व मगध का दिखा, जो मतलब पूरे साम्राज्य में सत्ता का विस्तार, पूरे क्षेत्रों में सत्ता का विस्तार किया। यदि आप मोटा मोटी देखना चाहें तो ये आपका बिहार, ये भारत का नक्शा है। ठीक है। और इसमें जो साम्राज्य आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो साम्राज्य आपको इन चित्रों में दिख रहा है, यहाँ पे मगध फैला हुआ है, वो धीरे धीरे क्या बढ़ के इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो बात यह है कि इतना में मगध का ही विस्तार क्यों हुआ, बाकियों का क्यों नहीं हुआ। ठीक है। तो उन सब के कुछ मूलभूत कारण हैं, उसी कारण को यहाँ पे इस तरह से आपको लिखा हुआ है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जो पहला कारण है वो देख रहे हैं कि भौगोलिक परिस्थिति। और भौगोलिक परिस्थिति की में बात की जा रही है कि पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था। क्या था? तो पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था ये। मतलब इनके साथ ये अच्छी बात ये थी इनके लिए कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। मतलब जैसे आप बिहार की बात करें, जैसे ये बिहार आपका मैप हो गया, मोटा मोटी बात समझिएगा। ठीक है। अब इसमें जो ये वाला क्षेत्र नीचे वाला, ये यहाँ पे राजगीर के आसपास का पूरा क्षेत्र, वो क्या है, पहाड़ से घिरा हुआ है। ऊपर देखिएगा तो आपको यहाँ पे नदी है, जगह गंगा की नदी। अब ये गंगा की नदी है। इन सब कारणों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सही जगह पे था। इस कारण से इनको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हुई, क्योंकि सुरक्षा मिल रहा था। फिर क्या दिक्कत है, बाकी बाहर से लोग आक्रमण नहीं कर पाएंगे। और आप ऐसे सोच रहे कि अभी तो कहीं से भी चले जाते हैं लोग, तो नया टेक्नोलॉजी, उस समय इतना मुश्किल था कि भाई कहीं से कोई लोग आ गया, बस पहाड़ चढ़ के आ गया, ये सब करना बहुत मुश्किल था उस समय पर। ठीक है। तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए। ठीक है। अगला आपका अनुकूल वातावरण। ठीक है। मैदानी इलाका था, खदान से बनता था। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को फ़ायदा ये था, इन लोगों को फ़ायदा ये हो गया था। ठीक है, कि जिस क्षेत्रों में ही रहते हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं भारत है ये। ठीक है। और ये पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। अब इन क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र होने के कारण क्या होगा कि आप कृषि कार्य कर पाएंगे, और कृषि कार्य कर पाएंगे तो खाद्यान्न संपन्नता होगी। ये सब स्थिति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आपको जंगल वगैरह है तो जंगल से आपको क्या मिल जाता है, तो जंगलों से आपको ये लकड़ी का कुछ भी औजार बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, फिर उसके बाद हाथी वगैरह मिल जा रहा है। तो इन सब से कारण से भी आपको समस्या नहीं हो रही है। तो ये सब अनुकूल आपको वातावरण में देखने को मिल जाएगा। दूसरा सामाजिक खुलापन। सामाजिक खुलापन मतलब जिस इस समय तक आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म का विकास देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके कालखंडों तक। और इस समय पर जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार होने से ये हुआ कि समाज में एक वैचारिक जो एक होता है, जैसे उत्तरवैदिक काल में हम देख रहे थे कि सब वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ सब कुछ। अब एक ही समाज के लोग अपने ही लोगों को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और उस तो समझ सकते हैं कि आप उस समाज का ग्रोथ कैसे हो सकता है। बहुत पॉसिबल नहीं है ग्रोथ होना। ठीक है। लेकिन जहाँ पे जिस समाज में एकजुटता का भाव ये
बात हो, जहाँ पे समानता की बात हो, वो समाज में ग्रो होने की संभावनाएं रहती है। और जो नया में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, उसमें ऐसी संभावनाएं थी कि भाई कोई भी छोटा नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, सब कुछ बराबर है, ठीक है। तो इस तरह की संभावना आपको इसमें देखने को मिल रहा था जैन और बौद्ध धर्मों में। इस कारण से भी इसमें समाज में खुलापन था और समाज का ग्रो हो पाया। तो इस कारण से आपको देखने को मिल रहा है कि बौद्ध धर्म का ग्रो हो पाया, ठीक है। अगला है आर्थिक संपन्नता, ठीक है। आर्थिक संपन्नता कह लीजिए, आर्थिक कारण कह लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बताएं कि मैदानी क्षेत्र है तो कृषि कार्य हो सकता है, और अगेन कृषि कार्य होगा तो क्या बनेगा, कृषि अधिशेष बनेगा, ठीक है। कृषि अधिशेष बनने में ये है कि आप अपने से ज़्यादा उपजा रहे हैं, अपने यूज से ज़्यादा उपजा रहे हैं, तो कृषि कार्य, फिर कृषि अधिशेष, एग्रीकल्चर सरप्लस, ठीक है। और एग्रीकल्चर सरप्लस से क्या हो रहा है कि अब आप तो इसको कहीं बेचेंगे भाई, जितना आप उपजाए हैं उसमें से आप कुछ खा रहे हैं लेकिन उसके बाद ही बच जा रहा है आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, उसको बेचिएगा। तो बेचने के लिए आप व्यापार करेंगे और व्यापार होगा, व्यापार से लोगों में संपन्नता उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये एक कारण आपको देखने को मिल जाता है। इन्हीं क्षेत्रों में हमको पता है कि ये लोहे का खोज हो गया था, और लोहे के खोज होने से क्या हुआ कि लोहे का औजार बना सकते हैं आप, ठीक है, जो कृषि यंत्रों में प्रयोग हो। लोहे का औजार जो कृषि यंत्र के रूप में हो, तो वो कर सकते हैं आप। और इन सब कारणों से क्या होगा कि आप एक अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। उत्पादन करने के बाद आप वो उसको बाजार में बेचेंगे, बाजार में बेचेंगे, धीरे धीरे एक नगरीकरण का व्यवस्था भी उदय होगा और लोगों के बीच में समानता, ये संपन्नता भी होगी, ठीक है। तो इन सब कारणों से भी आपको ये भी एक कारण है इसके उदय में, मगध के उत्कर्षों में। अगला जो कारण है वो है राजनीतिक और सैनिक कारण। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो फिर बाकी चीज़ों का बहुत मतलब रह नहीं जाता है, ठीक है। तो राजनीतिक और सैनिक कारण मतलब उस समय के जो लोग थे, ठीक है, जो भी शासक वर्ग के लोग थे, उनके अंदर में वैसी क्षमताएं थी कि वो क्षमता डेवलप कर पाए थे, इसके कारण से वो आगे ग्रो कर पाए थे, ठीक है। तो उसमें जैसे एक तो फिर वही कि लोहे का खोज हुआ, तो कृषि यंत्र तो बनाई, लेकिन हथियार भी बनाएंगे लोग। आपको लग रहा है सर हथियार क्यों बनाएंगे, तो आपको महाजनपद काल में एक टॉपिक वो पॉइंट बताए होंगे आप वहाँ पे, नहीं तो जाके देख लीजिएगा। उसमें ये कि धीरे धीरे जब उनको एहसास हुआ कि भूमि का महत्व क्या है, ठीक है, क्योंकि कृषि कार्य शुरू हुआ, ठीक है, और अच्छे तरीके से शुरू हुआ, तो उनको भूमि का महत्व समझ में आया। भूमि का महत्व समझ में आया तो भाई अब क्या करना है, भूमि का अधिग्रहण करना है, और जो जितना कर पाएगा, जो अपना साम्राज्य का विस्तार जितना कर पाएगा। और इसके कारण से क्या हुआ कि ये लोहे का खोज हो गया था उस समय तक, आप जानते हैं उत्तरवैदिक काल में हो गया था। तो धीरे धीरे लोगों में ऐसी भावना उत्पन्न होना कि भाई भूमि का विस्तार करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा लोगों से, बाकी लोगों से, भाई हम आपको भूमि ज़्यादा चाहिए तो, या फिर आपका छीन रहे हैं तो आपको तो जीतना पड़ेगा, उसके लिए औजार चाहिए, और फिर लोहे का खोज है तो औजार तो बना ही लेंगे आप धीरे धीरे। तो इस तरीके से आपको वो भी देखने को मिलता है, औजार बना। फिर एक व्यक्तिगत ये भी होता है कि कोई व्यक्ति जो नेतृत्व कर रहा है पूरे समाज का, उसमें भी एक दमखम होता है, तो उन सब का भी तो रोल था। और इस कारणों से क्या हो गया कि आपको ये मगध का उत्कर्ष होने में इसकी एक अपने आप में भूमिका थी, किसकी, राजनीतिक और सैनिक कारणों की भूमिका थी। एक और पॉइंट बनता है कि जो प्रारंभिक शासक वर्ग की भूमिका थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जो शुरू शुरू में शासक वर्ग आए इन क्षेत्रों में, मतलब मगध के क्षेत्रों में, वो भी अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे होंगे, इसी कारण से विकास कर पाए, ठीक है। व्यक्तित्व का तो रोल होता ही है कि आप मान के चलिए कि आपके पास संसाधन पूरा है लेकिन व्यक्तित्व में आप कुछ पीछे रह जाते हैं, तो फिर समस्या उत्पन्न है कि आपको आगे बढ़ने में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। तो ये सब समस्या आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या था कि मगध में प्रारंभिक जो शासक वर्ग थे वो लोग क्या थे, एक्टिव पर्सनालिटी के लोग थे, तो ज़्यादा आप वो ग्रो करने में उनको हेल्प हो गया, ठीक है। तो इन सब कारणों से क्या होगा, मगध का पूरा विस्तार हुआ, और जो मगध आपको देख रहा है वो जो शुरू हुआ एक क्षेत्रों से, ठीक है। एक बार फिर से मैप बना लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। जो इन क्षेत्रों से शुरू हुआ मगध, पूरा छोटे से क्षेत्रों से, जानते ही हैं कि मगध क्या है, बिहार में आपको 3 जनपद देखने को मिल रहा था, मगध, अंग और बज्जी, ठीक है। तो जो क्षेत्र इन क्षेत्रों से शुरू हुआ धीरे धीरे विस्तार करके क्या कर गया, ये कर गया, और उसके पीछे ये मूलभूत कारण आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये कोई एक कारण सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता, सब कुछ एक मिक्सचर होता है, उसके बाद एक कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट हो पाता है। अब इसमें हम लोग जानकारी पढ़ लेते हैं जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये तो आपको समझने का काम आ गया, ठीक है, कि किस तरह से विकास हुआ इसका। चलिए, पहला जो पॉइंट है वो है मगध का सबसे प्राचीन शासक क्या था, तो वृद्धरथ था, ठीक है। तो सबसे प्राचीन जो शासक है वो क्या है, वृद्धरथ है, इसके बारे में जानकारी मिल जाता है, ठीक है। और इस काल में मगध की राजधानी क्या थी, तो गृह ब्रज या राजगृह कह सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे गृह ब्रज लिखा रहेगा, तो जो आज राजगीर है उसी के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये मिल जाता है।
अगला है आपका मगध में नए वंशों का उदय क्रम, ठीक है। तो हरेक वंश आया, सुनाग वंश आया, नंद वंश आया और सबसे बाद में मौर्य वंश आया। देखिए मौर्य वंश भी मगध के क्षेत्रों से ही विस्तार हुआ, ठीक है। तो इसका जो आप ये विस्तार है, जैसे ये आप ये जो मैप देख रहे हैं इसमें आप मूल रूप से यहाँ से शुरू हुआ, ये यूपी बिहार हो गया, यूपी हो गया। अब ये धीरे धीरे आपको धीरे धीरे विकास करके इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा, अंतिम रूप से कब तक, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आएगा, उसके बाद अशोक का शासन आएगा, उस समय तक इस तरीके से पूरा भारत का विस्तार आपको होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये भारत है। जो शुरुआती दौर से शुरू कहाँ से हुआ था, तो शुरू हुआ था मगध से, ठीक है। शुरू कहाँ से हुआ था, इस क्षेत्रों से शुरू हुआ, धीरे धीरे विस्तार कर गया अलग अलग समय पे यहाँ तक। इसीलिए मगध के अंतर्गत में आपको 4 वंश, हर्यंक वंश, सुनाग वंश, नंस वंश और मौर्य वंश देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आज पहला हमको पढ़ना है हर्यंक वंश, ठीक है। मौर्य वंश पूरा एक अलग से चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है। समय काल उसका थोड़ा अलग है, इसलिए उसको अलग से पढ़ते हैं, लेकिन ये उदय मगध में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो हर्यंक वंश में आपको इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है, तो जैन साहित्य में आपको इसको श्रेणी कहने का बात मिल जाता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसने 15 वर्ष की आयु में मगध की राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो इसने सत्ता जब प्राप्त किया था तो वो कितने वर्ष का था, तो 15 वर्ष का था। जानकारी कहाँ से मिलता है, बौद्ध ग्रंथों से जानकारी इसके बारे में मिल जाता है। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर अधिक जोर दिया था। कहने का मतलब ये कि इससे पहले जितने भी आपको राज्य देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप उत्तर वैदिक काल से ही समझ पा रहे हैं कि राजा का विकास एक वंशानुगत राजा का विकास होने लगा था, कि वंश के आधार पर राजा बनने लगे थे। लेकिन इस राजा को ज़्यादा समझ में आया कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या होता है, कि धीरे धीरे इन्होंने विकास करना शुरू करा था, ठीक है। इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, ठीक है। तो बात यह है कि सिर्फ मतलब इनका बेसिकली कहने का मतलब ये कि भाई जो भी जुगाड़ लगे साम्राज्य विस्तार करने के लिए सब कुछ कर लेना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि सिर्फ लड़के लेंगे, तो ऐसा इनका रहा होगा मंशा, ठीक है। देखिए इसने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसमें पहला विवाह इन्होंने कौशल नरेश प्रसंजित की बहन महाकौशला से किया था, ठीक है। और इससे उसे काशीग्राम क्या हुआ था, दहेज में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो पहला विवाह कौशल नरेश प्रसंजित की बहन महाकौशला से, और प्राप्त क्या हुआ, तो आपको काशीग्राम इनको मिला दहेज के स्वरूप में। इन्होंने दूसरा विवाह लिच्छवी के राजा की पुत्री चेलना से किया था, ठीक है। और तीसरा विवाह इन्होंने किया था मद्रकुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से। मद्रकुल पंजाब और हरियाणा के आसपास का पूरा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से, तो उसके क्षेमा से विवाह किया था। और इस तरीके से विवाह के माध्यम से इन्होंने क्या किया, पूरे साम्राज्य का विस्तार और सुरक्षा भी मिल जाता है, क्योंकि मान चलिए कि आपके परिचित ही हैं किसी क्षेत्रों में, तो क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान कर देंगे आपको, तो बाकी उससे सुरक्षा प्रदान मिल जाती, ठीक है। तो ये यहाँ आपका उनको काशीग्राम मिला, तो साम्राज्य का विस्तार हुआ इस तरीके से। अगला जो ये पॉइंट है, इसने अब ये विवाह भी किए, उसका दोस्ती भी किए, ठीक है। तो यहाँ लिखा कि राजनीतिक मित्रता के द्वारा साम्राज्य को मजबूत किया, तो दोस्ती भी किए। इसके कारण से क्या हुआ कि इनका साम्राज्य मजबूत हुआ, जिसमें इसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत के बीमार होने पर राजवैद्य जीवा को भेजा था। इससे अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में ला लिया था, ठीक है। दो अलग अलग बातें हैं। जिसमें इसने अवंती के राजा, मित्रता के संबंध में बात की जा रही कि अवंती के जो राजा थे चंड प्रद्योत, वो जो बीमार पड़ गए थे, और बीमार जब पड़ गए थे तो उनके लिए क्या भेजा गया था, राजवैद्य जीवक को भेजा गया। और उन्होंने क्या किया, उनको एक सपोर्ट प्रदान, ये जीवक ने उनके इलाज किया। तो इससे क्या होगा कि भाई ठीक होगा वो, और ठीक होगा तो एक भाई मित्रता का संबंध दोनों में स्थापित हो गया। और इनका अगला पॉइंट यहाँ पे है, ये इस पॉइंट से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगला पॉइंट कर लीजिएगा इसको। इसने अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अंग कहाँ है, तो अंग आपका जो जनपद, जो सबसे पूर्वी हिस्सा वाला जनपद था जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी राजधानी चंपा थी, उसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था इन्होंने। जो बिंबिसार है, इन्होंने बेनुबन विहार, ठीक है, बेलूबन कहीं कहीं रहता है, उस विहार को किसको दिया था, भगवान बुद्ध को दान में दिया था। तो भगवान बुद्ध को बिहार क्या दान के स्वरूप में दिया गया था, किसके द्वारा, तो कहीं पे बेनुबन लिखा रहेगा, कहीं पे बेलूबन लिखा रहेगा, बेलूबन, ठीक है। तो ये बिहार दान के स्वरूप में दिया गया था भगवान बुद्ध को। चलिए अब अगला जो पॉइंट है वो अजातशत्रु के बारे में, हर्यंक वंश के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर 492 ईसा पूर्व में क्या किया था, इस वंश की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो 492 ईसा पूर्व इन्होंने अपनी इस वंश की गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसे पितृहंता और कुनिक के नाम से जाना जाता है।
तो ये जो है किसको, अजातशत्रु को पितृहंता और कुनिक कहना जाता है। ये कीवर्ड है, याद रखिएगा, कीवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अजातशत्रु ने प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से विवाह किया था। प्रसेनजित की जो बहन थी महाकौशला, उससे विवाह किया था इसके पिता बिंबिसार, ठीक है। और इन्होंने विवाह किया था प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से, ठीक है। और तथा इसे काशी दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। तो पूरा काशी ही दहेज के रूप में मिल जाता है इनको, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आपका इसने अपने सुयोग मंत्री वस्कार सुनीढ़ की सहायता से वैशाली को जीता था। दो अलग अलग मंत्री है ये, ठीक है, वस्कार व सुनीढ़, और इसकी सहायता से इसने क्या किया था, जीता था किसको, वैशाली को जीता था। इसने इस युद्ध में रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक हथियार का प्रयोग किया था, ठीक है। महाशिलाकंटक आपको ये एक पत्थर फेंकने का औजार है, जो आप बाहुबली वगैरह मूवी देखे होंगे तो उसमें देख लिए होंगे, ठीक है। ये एक मशीन से लगा हुआ, यहाँ पे पत्थर रखा जाता है और इससे फेंका जाता है, ठीक है। रथ मुसल आप देख रहे होंगे किस तरीके से कटा हुआ ये ब्लेड लगा हुआ है रथों में, और जो बीच ये लोगों के बीच से गुजरेगा, ठीक है, बीच से गुजरेगा तो क्या होगा कि वो लोगों को काटते हुए निकलेगा। तो उस तरीके से आप जाइएगा देख लीजिएगा, ठीक है, गूगल भी करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको दो औजार के नाम। इसने शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसके आयोजन, ठीक है, तो सभा का आयोजन किया गया बौद्ध संगीति का, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया, तो ये राजगृह में किया गया। इसके लिए आगे फिर से बात करेंगे अलग अलग बौद्ध संगीतियों के बारे में, बौद्ध धर्म में पढ़े होंगे तो, ठीक है। इसमें अगला जो शासक है उसका नाम है उदयीन, ठीक है। उदयीन कौन है, अजातशत्रु का पुत्र है, ठीक है। इसने भी अपने पिता की हत्या की, ठीक है। और उदयीन इस वंश की गद्दी पर बैठा, कौन से वंश की, हर्यंक वंश की गद्दी पर बैठा कौन, उदयीन। इसके पूरे शासनकाल में जो एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है उसमें है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तथा अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित करना। उदयीन क्या किया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया है और अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया है, तो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया है। तो इसके पूरे शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अब अगला जो आपको पॉइंट है, इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक है कौन से, हर्यंक वंश का, उसका नाम है नागदशक, ठीक है। और नागदशक का एक मंत्री है या सलाहकार कह लीजिए, वो किसका नाम है आपका शिशुनाग। और शिशुनाग ने उसकी हत्या करके, नागदशक की हत्या करके एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो अगला जो वंश है इसी में शिशुनाग वंश है, ठीक है। चलिए देखते हैं शिशुनाग वंश। इसकी वंश की स्थापना क्या कौन किया, तो शिशुनाग ने किया था। इसने दूसरी राजधानी वैशाली में स्थापित की। वैशाली जो आज का जो वैशाली है उसकी बात कर रहे हैं। और इसकी मुख्य राजधानी, जब दूसरी राजधानी वैशाली में स्थापित की, जो धीरे धीरे क्या होगा कि इसका मुख्य राजधानी बन गया और मुख्य रूप से ये यहीं रहने लगा, ठीक है। इसने अवंती राज्य को जीता था। तो इसके बारे में जानकारी कि अवंती राज्य को जीता था। अवंती वही जो चंडप्रद्योत जिसकी सहायता किया था बिंबिसार ने, वही, ठीक है। तो अवंती राज्य को जीता था। मध्य प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्रों में पड़ता है। उज्जैन और महासमाती आपको तो राजधानी मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला जो शासक उसका नाम है, ये शासक कौन से है, तो शिशुनाग वंश में ही आपको शासक मिल जाता है। अगला शासक उसका नाम है कलाशोक। ये शिशुनाग की मृत्यु के बाद इस वंश का शासक बना था, ठीक है। तो अगला जो शासक ये क्या बन गया आपका, कलाशोक हो गया, ठीक है। और पुराण में इसे काकवर्ण कहा गया, तो ये आपको जानकारी मिल जाता है पुराणों में, काकवर्ण के रूप में इसकी जानकारी मिलती है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ध्यान रखिएगा, पहली बार जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये पूरे बिहार के ही मैप लेते हैं हम, भारत को छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं इसमें आपका हो गया यहाँ पे इन क्षेत्रों में मगध के, ठीक है। अब इस भाई साहब ने क्या किया, पटना और पटना से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए वैशाली, तीन अलग अलग क्षेत्र कर लीजिए, ठीक है। तो पहले मगध से पटना ले गया, पटना से वैशाली ले गया, फिर कालाशोक क्या किया, वैशाली से वापस पटना लेके आ गया। तो ये काम चल रहा है, ठीक है। इसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन, ठीक है। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट है आपका नंद वंश, ठीक है। अगला जो वंश है उसका नाम है नंद वंश। आप दो वंश पढ़ लिए का, ये हर्यंक वंश और आपका शिशुनाग वंश। अगला वंश है नंद वंश। इस वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद इस वंश का संस्थापक है महापद्म नंद। पुराण के अनुसार इसे शूद्र वर्ण का बताया गया, ठीक है। और इसे सब छत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। सब छत्रांतक कहा गया है जो क्षत्रियों का नाश करता हो, ठीक है। तो शूद्र वंश का है, इसलिए इसके अंदर भावना ऐसा रहा होगा कि क्षत्रियों का नाश करना, क्योंकि जानते ही हैं कि जो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आ ही गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र,
तो एक रहा होगा वर्गीकरण के आधार पर उनके अंदर में ये गलत भावना उसके प्रति, इसलिए इसको सर्वछत्रांतरक कहा गया है। इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी तथा ये करार था एक छत्र की उपाधि, एक छत्र कर लीजिएगा, एक छत्र की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका इसका भी रहता है। यह विंध्य के दक्षिण क्षेत्रों में विजय करने वाला मगध का पहला शासक था। इस बात का क्या मतलब है, ये देखिए भारत का मैप है आपका, ठीक है, ये आपका भारत का मैप हो गया और इस भारत के मैप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा विंध्य क्षेत्र, ठीक है। ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे है विंध्य क्षेत्र। अब ये विंध्य क्षेत्र के बारे में ये है कि ये जो है ये दो अलग अलग वर्गों में बांटने का काम करता है। किसका, आपको मूल रूप से इसको, किसको, तो ऊपर में आपका हो जाएगा उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत। तो ये व्यक्ति वैसा है जिसने दक्षिण भारत में भी, विंध्य क्षेत्रों के दक्षिण में भी विजय अभियान का काम किया था, तो इसको मगध का पहला शासक माना जाता है जो दक्षिण भारत में भी अभियान किया। कौन, महापद्म नंद, ठीक है। चलिए, तो मगध का पहला शासक था दक्षिण क्षेत्रों में विजय के लिए करने वाला शासक था, ठीक है। अगला आपका घनानंद, यह सिकंदर का समकालीन था, ठीक है, मतलब ये कि सिकंदर इसके समय पे था, ठीक है। इसी के समय सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यूनानी लेखक घनानंद को अग्रमीज कहा गया है, ठीक है। यूनानी लेखक ने घनानंद को अग्रमीज कहा है, ठीक है। अगला आपका, घनानंद के दरबार में तक्षशिला के चाणक्य आए थे जिसका घनानंद ने अपमान किया था। अब इनके दरबार में कौन आए हैं, तक्षशिला के साथ ये जो चाणक्य है ये आए थे, आप आचार्य कह लीजिए, ठीक है। तो ये आए थे और इसका अपना अपमान किया था, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अपमान के पीछे की कहानी ये है कि ये बताने गए थे कि आप सिकंदर उधर से आक्रमण कर रहा है, तो घनानंद बहुत ही वो क्रूर शासक था, ठीक है, और भोग विलास वाले जीवन में पूरा रहता था। तो इसको लगा कि ऐसा कौन है जो हमारे पीछे आएगा, हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, कई प्रकार के आदमी है, इसको भगाओ, ठीक है। और जब उनको भगाया गया तो उनको इस बात से दिक्कत हो गया, शायद उनको चोटी पकड़ा तो उनका शिखा खुल गया। ब्राह्मण धर्मों में शिखा खुलना मतलब बहुत गलत माना जाता है, ठीक है। तो उनको गलत ये बुरा लगा और अंततः उन्होंने एक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया जो आगे चल के मौर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है, घनानंद से लड़ने के बाद, ठीक है। तो ये कहानी है। तो इस वंश की अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की, तो मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी है इस काल के, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक हेडिंग है कि इस काल के प्रशासनिक अधिकारी व प्रशासनिक संस्था, ठीक है। तो पहला जो अधिकारी का नाम है बलि साधक। यह बलि मतलब स्वेच्छा से देने वाला कर वसूल करने वाला अधिकारी था। तो बलि क्या है, स्वेच्छा से देने वाला कर है, ठीक है। तो उसके वसूल करने के लिए बलि साधक था, ठीक है। एक है रज्जुग्राहक जो भूमि माप का अधिकारी हुआ करता था। अगला पॉइंट है कि द्रोण मापक, ठीक है, द्रोण मापक क्या है, अनाज मापने का अधिकारी है, अनाज के मापल का अधिकारी है। परिषद क्या है, तो सलाहकार है, ठीक है। इस काल में सभा तथा समिति के स्थान पर गठन किया गया था। इस पॉइंट को आप यहाँ ले लीजिएगा, ये गलत है, ठीक है। परिषद इस काल में सभा और समिति के स्थान पर गठित किया गया था जो सभा को सलाहकार दे, राजा को सलाहकारी का कार्य करता था, सलाह देने का कार्य करता था, ठीक है। तो परिषद क्या है, एक संस्था जो सभा और समिति के स्थान पर आया जो राजा को सलाह देने का कार्य करता है। तो आप यहाँ से इसको लिखिएगा, परिषद इस काल में सभा और तथा समिति के स्थान पर गठित किया गया था, ऐसे लिख लीजिएगा। इस काल में राजा के आय का स्रोत क्या था, भूमि था जो 1/6 भाग था, ठीक है। तो 1/6 भाग प्राप्त होता था राजा को, ठीक है। और इस कारण से राजा को षड्भागिक कहा गया है, इधर लिखा हुआ होगा कहीं, ठीक है। इस कारण राजा को क्या षड्भागिक कहा गया है, 6ठे भाग प्राप्त करने वाला को षड्भागिक कहा गया है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म हुआ और आगे हम लोग बात करेंगे। अब 2 धार्मिक आंदोलन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ईरानी आक्रमण कर लेंगे, उसके बाद मौर्य वंश करेंगे। तो तनाव नहीं लेना है कि यहाँ पे मौर्य वंश लिखा हुआ था, क्योंकि फिर मौर्य वंश पढ़ाएंगे उससे पहले। अच्छा, ये भी पढ़ाना जरूरत है, ऐसा नहीं कि कभी लोग कहते हैं कि भाई पहले आप धार्मिक आंदोलन ही पढ़ा देते हैं। धार्मिक आंदोलन पढ़ाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि बौद्ध संगीत हुआ किसके शासनकाल में, तो आपको पता रहेगा नहीं, फिर कैसे जानिएगा। उसके ज़रूरी है कि पहले कुछ चीज़ें बता दिया जाए, ठीक है। तो पहले ये शासक पर जरूरी था। अब इसके बाद हम लोग 2 धार्मिक आंदोलन करेंगे, फिर ईरानी और यूनानी आक्रमण करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से बात करेंगे मौर्य वंशों पे। तब तक के लिए बाय बाय। जो ऐसा भी लगा हो आपको कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। चलिए।